अच्छा बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है, एक मिनट। अच्छा बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, 100 वॉट्स लैम्प इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 आवर्स ईच डे फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स के लिए फॉर 5 आवर्स अ लैम्प ऑफ 100 वॉट्स इज स्विच्ड ऑन। अब द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी $0.24। एक जो वन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे पास कितनी आ रही है, $0.24 आ रही है पर यूनिट। अब वो कह रहे हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट टू रन द लैम्प फॉर दिस टाइम। तो पावर तो हमें यहाँ पे बहुत आसानी से पता लग रही है कि पावर हमारे पास कितनी आ रही है, 100 वॉट्स आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो भी पावर हमारे पास है इट्स इन वॉट्स, बट वी नीड इट टू बी इन किलो वॉट्स। तो अगर हमें किलो वॉट्स में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻³ से और 1000 से। सेम चीज़ आपके पास, कन्फ्यूज़ ना होना इससे। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है इसको टाइम से। तो आपके पास यहाँ पे कितने, सबसे पहले वीक्स कितने आ रहे हैं आपके पास, 3 वीक्स आ रहे हैं। और वो कह रहा है 5 आवर्स फॉर ईच डे। और नंबर ऑफ डेज आपके पास कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ डेज हैं 3 × 7, टोटल डेज आपके पास इतने हैं। एंड देन आपके पास हर दिन में कितने आवर्स लग रहे हैं, 5 आवर्स लग रहे हैं। तो 3 × 7 डेज को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 5 से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 × 7 डेज आ रहे हैं। और हर डे में कितने आवर्स वो यूज़ हो रहा है, 5 आवर्स यूज़ हो रहा है। तो इसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। देन प्राइस आपके पास कितनी आ रही है, $0.24 आ रही है पर यूनिट। तो इसको डिवाइड कर लो आप लोग एंड देन योर आंसर वुड बी विद यू। तो यहाँ पे 100/10⁻³ आ जाता है विच इज़ 3 × 7 × 5 एंड देन 0.24। तो इसका आंसर जो होगा ना आप लोग के पास $2.52 आ जाएगा। तो दिस वुड बी योर आंसर। तो ये सबको क्लियर है कि ऑप्शन सी इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये सब मुझे क्लियर करवा दो, देन विल मूव ऑन। ओके। अच्छा, एक अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्यूज़ का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, वो कह रहा है एन एप्लियंस यूजेस अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर्स विच रो इज करेक्ट फॉर द फ्यूज इन दिस एप्लियंस। वो कह रहा है एक आपके पास अप्लायंस है दैट यूजेस अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर्स, 3 एम्पेयर्स उसको करंट जा रहा है, विच रो इज करेक्ट फॉर द फ्यूज इन दिस एप्लियंस। अब यहाँ पे फ्यूज़ होता क्या, पहले हमने समझ लेना व्हाट्स अ फ्यूज़। तो लास्ट क्लास में भी डिड स्टडी फ्यूज़। और फ्यूज़ क्या करता था, फ्यूज़ बेसिकली आपकी इक्विपमेंट को या जो भी आपकी अप्लायंस है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। तो अगर आपके पास करंट एक भी अप्लायंस के अंदर या एक भी आपकी जो भी डिवाइस है उसके अंदर करंट ज़्यादा आ जाता है ना, तो वो उस ज़्यादा करंट को आने से पहले ही वो क्या कर देता है, वो करंट के फ्लो को रोक देता है ताकि आपकी जो इक्विपमेंट है वो ख़राब ना हो जाए एक्सेसिव करंट या वोल्टेज के फ्लो से। तो फ्यूज़ की ना, हर जो फ्यूज़ होता है उसकी कोई ना कोई रेटिंग होती है। रेटिंग का क्या मतलब होता है कि जो भी फ्यूज़ की रेटिंग है ना उससे ज़्यादा करंट वो आने नहीं देती। अगर लेट से आपके पास जो फ्यूज़ है उसकी रेटिंग 5 एम्पेयर्स है, तो अगर आपके सर्किट में 5 एम्पेयर से ज़्यादा कोई करंट आता है ना तो फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ मेल्ट कर जाएगा। और जैसे ही फ्यूज़ मेल्ट कर जाएगा पूरा सर्किट आपका ब्रेक कर जाएगा और पूरे सर्किट में आपका जो करंट का फ्लो है वो रुक जाएगा। तो एक्सेसिव करंट को वो स्टॉप करता है। और ये जो इसकी रेटिंग होती है ये मैक्सिमम बेसिकली करंट होता है जो कि ये फ्यूज़ अलाउ करता है सर्किट के अंदर। इससे ज़्यादा वो अलाउ नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा होने पे वो मेल्ट कर जाएगा और पूरे सर्किट को ब्रेक कर देगा, करंट फ्लो को ख़त्म कर देगा ताकि आपका जो डिवाइस है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे आपके पास जो करंट जाना है वो 3 एम्पेयर्स है। तो इसकी जो क्लोजेस्ट फ्यूज़ रेटिंग हो सकती है ना, यहाँ पे क्लोजेस्ट जो फ्यूज़ रेटिंग हो सकती है वो आपकी 5 एम्पेयर्स हो सकती है। क्योंकि अगर एक एप्लियंस यूज़ ही 3 एम्पेयर्स कर सकता है तो मोस्ट प्रॉबेबली मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि 5 एम्पेयर्स तक वो उसको इंड्योर कर सकता है करंट को। लेकिन अगर 13 एम्पेयर्स चला जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 एम्पेयर्स ज़्यादा है दैन दी एक्चुअल वैल्यू दैट इट एक्चुअली नीड्स। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से 5 एम्पेयर्स इसकी सूटेबल हो सकती है। और फ्यूज़ कनेक्ट हमने कहाँ पे करना है, कनेक्ट कहाँ पे करेंगे हम, वुड वी कनेक्ट अ फ्यूज इन लाइव वायर और वुड वी कनेक्ट इट इन अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करता है, करंट जो होता है आपके पास वो वापस अर्थ में ले जाता है। और जो लाइव वायर होता है वो क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, सप्लाई कर रहा होता है करंट को। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक। देखो फ्यूज़ जो आपका होता है ना इट्स ऑलवेज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर। लाइव वायर के अंदर इसलिए कनेक्ट होता है बिकॉज लाइव वायर के अंदर डायरेक्टली जो करंट होता है वो फ्लो कर रहा होता है और इसने डायरेक्ट जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो इसने स्टॉप करना होता है। तो अगर इसने फ्लो ऑफ करंट स्टॉप करना है तो एक
कहाँ पे कनेक्टेड होगा, हमेशा लाइव वायर के अंदर कनेक्टेड होगा, दैट्स वाई बी वुड बी आर आंसर। तो ये सबको समझ आ गया। हादी फ्यूज इज इज फ्यूज क्लियर टू यू? ये लास्ट क्लास नहीं ली थी आपने, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास यहाँ पे फ्यूज का क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड 0.5 एम्पेयर्स, इट इज कनेक्टेड टू अ सॉकेट मार्क्ड 30 एम्पेयर्स मैक्सिमम, विच फ्यूज इज बेस्ट टू यूज इन द लैम्प। अच्छा, अब वो कह रहे हैं विच फ्यूज इज बेस्ट टू यूज इन द लैम्प। एक लैम्प है, उसका करंट 0.5 एम्पेयर्स है, एंड देन उस वो इस सॉकेट पे कनेक्टेड है, जिसका जो आपके पास जिसके पास ना एक लेबल आ रहा है, और लेबल क्या कह रहा है कि 30 एम्पेयर्स मैक्सिमम इसके अंदर आ सकता है। तो विच फ्यूज इज बेस्ट टू यूज इन दिस लैम्प। तो आई थिंक इसके अंदर 30 एम्पेयर्स ही होना चाहिए। वैसे वैसे तो इट इज़ कनेक्टेड टू अ सॉकेट मार्क 30 एम्पेयर्स मैक्सिमम, 30 होगा, आई थिंक 30 होगा। वैसे तो 3 एम्पेयर्स भी यूज़ कर सकते हो टेक्निकली, लेकिन लेकिन आई थिंक 30 भी कर सकते हो। आई थिंक फ्यूज़ की जो वैल्यू होती है ना करंट की, इट शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। मुझे ये वाला जो आंसर है ना कंफर्म करना दो, लेट मी सी। वैसे तो आपके पास दोनों रख लो, यहाँ पे 30 एम्पेयर्स रख लो, 3 एम्पेयर्स रख लो, इट शुड बी फाइन, बट आई थिंक इट शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। लेट मी जस्ट सी। अच्छा ठीक है, इसका अच्छा इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आप लोगों के पास 3 ही है, बिकॉज 3 आंसर आपके पास इसलिए आ रहा है बिकॉज इट शुड बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। तो ऑल दो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लैम्प है, उसका जो टोटल आपके पास वो 0.5 आ रहा है, मतलब इसका मतलब है कि 0.5 एम्पेयर्स वो करंट ले रहा है, लेकिन वो एक ऐसे सॉकेट के साथ कनेक्टेड है जिसके अंदर 30 एम्पेयर्स मैक्सिमम आ रहा है। ऑल दो ये इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन फ्यूज़ रेटिंग शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो वो इसमें आप लोग जो बेस्ट हो जाएगी ना, यहाँ पे बेस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगी यहाँ पे फ्यूज़ रेटिंग, वो 3 एम्पेयर्स यहाँ पे ले लो। 0.5 हमने इसलिए नहीं लिया बिकॉज 0.5 हमारे पास हम बिल्कुल इसके इक्वल टू आ जाएगा, और हो सकता है आपके पास अगर इलेक्ट्रिक लैम्प ले भी रहा है आपके पास 0.5 एम्पेयर्स करंट, हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी तो गुंजाइश होगी ज़्यादा की। ये तो हो नहीं सकता कि अगर करंट लेबल 0.5 है तो इससे थोड़ा भी सभी ज़्यादा वो करंट उसको मिल जाए तो वो फ्यूज़ हो जाए या वो ख़राब हो जाए। तो ऐसे नहीं होता हमारे पास, तो थोड़ा बहुत इंड्योरेंस होती है आपकी इक्विपमेंट के अंदर, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 3 एम्पेयर्स यूज़ कर लिया। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे रिगार्डिंग योर लाइव वायर, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बताना है, ये आपके पास एक मेटल केस है, इलेक्ट्रिक केटल आई थिंक, इसमें हमने बताना है कि लाइव वायर कौन सी है, अर्थ वायर कौन सी है, न्यूट्रल वायर कौन सी है। तो अर्थ वायर तो मुझे पता लग रहा है आपके पास कौन सी हो सकती है। अर्थ वायर क्या करिए, करंट आपके पास लेके जाती है इक्विपमेंट से बैक टू दी अर्थ। तो ये तो आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे वाई हो जाएगा, ये ऑप्शन हो सकती है, ये ऑप्शन हो सकती है, ए और जो डी है वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये मुझे पता है, ये अर्थ पे उसे वापस लेकर जा रहा है। फिर जो आपके पास लाइव वायर होती है और जो न्यूट्रल वायर होती है, वो क्या करती हैं, वो सर्किट को कंप्लीट करती हैं। यहाँ पे ऊपर हमने नोट्स में भी यहाँ पे बात की थी कि कहाँ पे गया, ऊपर था कहीं आई थिंक। अच्छा यहाँ पे था। अच्छा, यहाँ पे वो हमने बात की थी कि जो लाइव वायर होते हैं दे कैरी करंट, कैरी इलेक्ट्रिक करंट टू दी अप्लाइंसेस। लाइव वायर क्या करती हैं,
करंट ट्रांसपोर्ट करती हैं, करंट सप्लाई करती हैं। और जो आपके पास न्यूट्रल वायर होती है वो करंट सप्लाई करने के बाद उसको वापस डी सप्लाई करती है, उसको वापस छोड़ के आती है। अगर जो लाइव वायर होती है करंट लेकर आ रही है, तो जो आपके पास न्यूट्रल वायर है वो करंट छोड़ के आ रही है वापस। तो ये इस तरह एक सर्किट ये कंप्लीट करते हैं। और जो अर्थ वायर होता है, अर्थ वायर क्या करती है, सेफ्टी प्रिकॉशन होता है जो कि करंट को वापस, अगर आपके पास जो इक्विपमेंट होता है वो लाइव बन जाए, वो आपके पास हार्मफुल इक्विपमेंट बन जाए, उसके अंदर करंट आ जाए, तो वो क्या करता है, करंट को वापस अर्थ के अंदर लेकर चली जाती है। तो ये यहाँ पे इनकी फंक्शनैलिटी है। तो जो न्यूट्रल और जो लाइव वायर है वो सर्किट को कंप्लीट करती हैं। तो यहाँ पे आपके पास, अच्छा यहाँ पे जो आपके पास वो लाइव वायर होगी, ये इट शुड बी डब्ल्यू। डब्ल्यू आपके पास यहाँ पे, एक मिनट, ये मैंने क्या किया भाई, ये क्रॉस नहीं है, ये वाली गलत होगी। इसमें आपके पास जो यहाँ पे डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू क्या करेगी, एक मिनट, डब्ल्यू बट अगर यहाँ से हमारे पास सर्किट चल रहा है, आई थिंक डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू आपके पास यहाँ पे लाइव वायर है जो स्विच के साथ होती है, एंड देन ये वाली जो है ना, ये वापस लेके जाने वाला काम, ये न्यूट्रल वायर है। ये भी मुझे एक मिनट कंफर्म करने दो, इट्स ऑलवेज बेटर टू कंफर्म, क्योंकि इसकी मार्किंग सी मेरे पास पता नहीं, तो मैनुअली मुझे सर्च करनी पड़ी है। लेट मी जस्ट सी। ये है मई जून 13 का क्वेश्चन है, 33। ठीक है, इसका आंसर बी है। यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे डब्ल्यू वाली वायर होती है ना, ये आपके पास लाइव वायर होती है जो कि स्विच के साथ कनेक्टेड होती है। और जो स्विच से दूसरे पार्ट में लोकेटेड होती है वो न्यूट्रल वायर होती है, वो वापस लेके जा रही होती है। तो आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या करिए, ये करंट प्रोवाइड कर रही है और ये करंट वापस लेके जा रही है, और ये जो अर्थ वायर है ये भी यहाँ पे करंट वापस लेके जा रही है, ये लेकिन आपके पास वो बन जाती है, सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए होती है। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे बन जाएगी। तो लाइव वायर से इस तरह आप लोग हिंट कर लो कि लाइव वायर इज ऑलवेज लोकेटेड नियर द स्विच। और जो आपके पास होता है, अगर जहाँ पे लाइव वायर है वहीं पर ही आपके पास क्या होती है, न्यूट्रल वायर भी होती है। और जो अर्थ वायर होती है वो सबसे अलग होती है, वो बस एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन आप एक सेफ्टी मेजर आप लोगों ने इंप्लीमेंट किया होता है अपने उसके अंदर, अप्लायंस के अंदर। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सफान पूछो, क्या क्वेश्चन है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द सेम सॉकेट एंड देयर इज अ वेरी लार्ज करंट। अब आपके पास एक सॉकेट है। सॉकेट क्या होता है, इस तरह का जो आपके पास डिफरेंट स्विचेस होते हैं आपके पास। यहाँ पे आप एक स्विच लगा सकते हैं, यहाँ पे दूसरा स्विच लगा सकते हो। सॉकेट होते हैं आपके पास, और यहाँ इस तरह के लंबे से आपके पास सॉकेट्स होते हैं और वो वायर से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आपके पास एक चार्जर आ जाता है, यहाँ पे दूसरा चार्जर, यहाँ पे तीसरा चार्जर, यहाँ पे कोई और चीज़ आ जाती है। तो ये सॉकेट्स होते हैं आपके पास। अब यहाँ पे वो कह रहा है 5 डिफरेंट अप्लायंसेस कनेक्टेड है, तो लोड बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है। वो कह रहा है वाई इज दिस डेंजरस, द फ्यूजेस ब्लो इन द अप्लायंसेस, देयर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रिकल शॉक, देयर इज ओवर हीटिंग इन ईच appliance, there is overheating in the socket। तो देर इज़ डेफिनेटली ओवर हीटिंग इन द सॉकेट। तो जो सॉकेट आपके पास है वो क्या कर जाएगा, ओवर हीट कर जाएगा। और क्योंकि लोड आपके पास बढ़ जाता है तो देर इज़ डेफिनेटली ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग की वजह से आपके पास डिवाइसेस ख़राब हो सकती हैं, सॉकेट ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से दिस वुड बी योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे अब वो हमें कह रहा है, अ वाटर हीटर यूजेस 6 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट सर्किट, विच फ्यूज इज द मोस्ट सूटेबल फॉर यूज इन दिस सर्किट। अच्छा, फ्यूज़ की हमने करंट रेटिंग फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उसने हमें पावर दी हुई है यहाँ पे, एंड देन वी हैव गॉट वी। वी है हमारे पास एंड देन पावर है। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे मुझे याद आता है, पावर इक्वल्स टू वी आई। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6 किलोवाट्स, 6 × 1000, एंड देन वी हैव गॉट 240। और यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा आई की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस शुड बी इक्वल्स टू
6000 over 240 which should give us 25 amperes. तो यहाँ पे 25 एम्पेयर जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा. तो इसका मतलब है जो वाटर हीटर है ना आपके पास, वाटर हीटर यूजेस अबाउट 25 एम्पेयर्स ऑफ करंट. तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होना चाहिए आपके पास. तो थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास क्या होगा, 30 एम्पेयर्स होगा. तो ये आपके पास होगा. तो ये सबको क्लियर है. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, अलार्म कन्वर्टेड कनेक्टेड टू अ 12 वोल्टेज सप्लाई कन्वर्ट्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 36 वाट्स. हाउ मच एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन 10 सेकेंड्स. तो एनर्जी फाइंड करनी है यहाँ पे. हमारे पास वोल्टेज है एंड देन पावर है. तो पावर और एनर्जी से एक फार्मूला रिलेट होता था. व्हाट वाज दैट? एक तो पावर इक्वल्स टू वी आई था, एक मैंने लिखवाया था एनर्जी इक्वल्स टू वी आई टी. ऐसा लिखवाया था मैंने एक फार्मूला. अच्छा, इसमें से हमारे पास वोल्टेज भी है, एनर्जी नहीं है हमारे पास. अच्छा, लेकिन एक और भी चीज़ है, हमारे पास जो पावर होती है, पावर किसके इक्वल्स टू होती है, पावर इज़ इक्वल्स टू वी आई. तो यहाँ पर यहाँ पर हम डायरेक्टली पावर को भी हम कर सकते हैं सब्सटीट्यूट. तो यहाँ पे आप लोग एनर्जी लो और एनर्जी की जगह यहाँ पे जो वी आई आ रहा है ना, वी आई की जगह आप लिख लो पी और फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई. लेकिन अभी भी आई थिंक कुछ इतना हो नहीं रहा है यहाँ पे. क्या हो सकता है, पहले ऐसा करो फिर करंट फाइंड कर लो, इसको अभी छोड़ो छोड़ो और आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें यहाँ पे निकालते हैं. पहले पावर इक्वल्स टू वी है यहाँ पे इंप्लीमेंट करो. तो पावर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 36 आ रही है. ये आपके पास 36 वाट्स आ गई. एंड देन वी की वैल्यू आपके पास 12 आ गई. यहाँ पे आपके पास आ गया आई आ गया. 36/12 आपके पास क्या होता है, 36/12 इज इक्वल्स टू 3 एम्पेयर्स. तो अब आपके पास करंट भी है, वोल्टेज भी है एंड देन टाइम भी है. अब आपके पास एनर्जी आ सकती है, एनर्जी इक्वल्स टू वी आई टी. तो यहाँ पे आप लिख दो एनर्जी इक्वल्स टू, वोल्टेज कितनी है 12 है एंड देन आपके पास करंट कितना है 3 एम्पेयर्स है और आपके पास टाइम कितना है 10 है. तो 12 × 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 36. 36 × 10 इज़ 360. तो 360 जाउल्स आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा. ऑप्शन डी वुड बी योर आंसर. तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, यहाँ पे वो हमें कह रहा है एन इमर्जन हीटर इज लेबल 12 वाट्स 12 वोल्टेज 60 वाट्स. व्हाट इज द करंट इन द हीटर व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वाट सप्लाई. अच्छा, पहले तो उसने लेबल बता दिया कि एक हीटर है आपके पास, इट इज़ लेबल 12 वोल्टेजेस एंड 60 वाट्स. तो इससे हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, पावर है, वोल्टेज है, करंट हमारे पास आ सकता है. तो देख लेते हैं करंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे. पावर इक्वल्स टू वी आई. पावर आपके पास 60 वाट्स है एंड देन वोल्टेज आपके पास 12 है. तो करंट की जो वैल्यू आ जाएगी इट शुड बी 60/12 विच शुड गिव अस 5 एम्पेयर्स. तो यहाँ पे 5 एम्पेयर्स आंसर आ जाएगा. डायरेक्ट आपके पास 5 एम्पेयर्स आंसर अवेलेबल भी है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. ये फ्यूज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो इसको फ्यूज़ के क्वेश्चन से वो ना कर देना, मिक्स ना कर देना कि यहाँ पे 5 एम्पेयर्स अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए तो फिर 12 एम्पेयर्स को आप चूज़ कर लो. तो ऐसी गलती मत करना है वहाँ पे, इतनी ओवर थिंकिंग करनी नहीं है. तो यहाँ पे बस उसने करंट आपसे फाइंड किया, अपने फ्यूज़ की उसने कोई बात नहीं की. तो यहाँ पे डायरेक्ट जो करंट की वैल्यू आ रही है ना 5 एम्पेयर्स, वही आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से कंफर्म कर दो बस. अ- ठीक है. सफ़ान बार बार हैंड रेस करता है, मुझे लगता है क्वेश्चन पूछ रहा है. अच्छा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका जो आंसर है ना मुझे ग्रुप चैट में जल्दी जल्दी से भेज दो. सही आंसर है, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आप लोगों को, बस आंसर दे के आप लोगों ने बताना है कौन सा आंसर सही आ रहा है. कोस्ट कैलकुलेशन वाला है. जल्दी से मुझे ऑप्शंस ग्रुप के अंदर मेंशन कर दो. जैसे सारी ऑप्शंस आती हैं आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अच्छा बहुत आसान है, जल्दी से भेज दो मुझे आंसर्स। ठीक है भेज दिया सबने, चलो भेज दिया, मैंने देखा नहीं था मैसेज। ठीक है, ऑप्शन सी है, सबने यहाँ पे करेक्ट आंसर ही दिया है, तो इसको एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप लोगों ने फार्मूला लगाना है यहाँ पे, 16C पर यूनिट, तो ये आपने 16 को एज इट इज़ आपने ले लेना है, फिर 3 किलो वाट्स और उसने ऑलरेडी किलो वाट्स और में प्रोवाइड किया है, और 4 जो आपके पास टाइम आ रहा है वो ऑर्स में ऑलरेडी उसने प्रोवाइड किया, तो बस मल्टीप्लिकेशन करनी थी यहाँ पे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं? एक मिनट, सर्किट ब्रेकर का मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला खास। चलो ऐसा करते हैं, एक मिनट, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद फिर P2 के थोड़े से देख लेते हैं, एंड देन विल क्लोज द क्लास। अच्छा यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मार्क्ड 240 voltages and 2500 power watts. 4 fuses are available with the values of 5 amperes, 10 amperes, 13 amperes and 30 amperes. तो यहाँ पे हमारे पास हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, पावर इक्वल्स टू वी आई वाला फार्मूला अप्लाई करना है। पावर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2500 वॉट्स हो जाएगी, एंड देन 240 वोल्टेजेस हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, 2500 ओवर 240 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा 10 एम्पेयर्स, अराउंड 10.42 एम्पेयर्स आपके पास आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं विच फ्यूज शुड बी यूज्ड, तो अब फ्यूज़ की बात हो रही है डेफिनेटली, तो अब हमने कौन सा यहाँ पे आंसर यूज़ करना है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर 10.42 एम्पेयर्स उसको करंट चाहिए, तो कोई यहाँ पे सूटेबल यहाँ पे फ्यूज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सी होनी चाहिए, ये भी जल्दी से मुझे ग्रुप चार्ट में मैंशन कर दो। ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पे आप लोगों के पास ना सी आएगा, 13 एम्पेयर्स आप लोगों ने ले लेना, बिकॉज थोड़ा सा जो भी करंट की वैल्यू आती है उसे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो इट्स आंसर शुड बी सी। अब P2 के क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट मी जस्ट फाइंड सम। दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 24 लेटेस्ट वेरिएंट। यहाँ पे वो कह रहा है अ फिलामेंट लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्टेजेस 12 वोल्ट पावर सप्लाई ट्रांसफर्स 24 वॉट्स ऑफ पावर, कैलकुलेट द करंट इन द लैम्प। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, पावर इक्वल्स टू वी आई वाला, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आ जाएगा 24 एंड देन वोल्टेज में आ जाएगा 12 एंड देन आ जाएगा 24/12 करो तो आपके पास आंसर आ जाने चाहिए 2 एम्पेयर्स आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प आपने कैलकुलेट करनी है, तो करंट आ गया आपके पास, वोल्टेज आ गई है, तो अब कौन सा फार्मूला लग सकता है, V इक्वल्स टू आई आर, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फार्मूला। और यहाँ पे आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 12 और करंट की वैल्यू आ जाएगी 2, तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 12/2 विच शुड बी इक्वल्स टू 6, तो ये इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो दीज वर लाइक द ईजिएस्ट 4 मार्क्स ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूले बस आते हैं ना, तो फॉर्मूले बस आपने प्लग इन करने हैं एंड देन यूल इजीली बी एबल टू फाइंड द आंसर्स। अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है डायग्राम वाला, वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको कंपोनेंट्स की जो डायग्राम्स वगैरह है, वो जो मैंने एक पोस्ट भी की थी, वो पता होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट हैज़ अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ EMF उसकी 12 वोल्टेजेस है। द स्टूडेंट यूजेस द बैटरी इन दिस सर्किट विद द 12 वोल्ट filament lamp to obtain a range of suitable readings and plot the current voltage graph for the lamp. Figure number 7.1 shows the battery and the filament lamps. 12 वोल्ट की हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी आ रही है एंड देन वीव गॉट वन लैम्प, ये हमारे पास लैम्प है।
अब वो कह रहा है कंप्लीट द सर्किट डायग्राम ऑफ द सूटेबल सर्किट, यू नीड टू ऐड द एडिशनल कंपोनेंट्स। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि आपके पास ईएमएफ जो है वो 12 वोल्टेजेस है और द स्टूडेंट यूजेस द बैटरी इन द सर्किट विद 12 वोल्ट फिलामेंट लैम्प टू ऑब्टेन अ रेंज ऑफ सूटेबल रीडिंग्स एंड प्लॉट द करंट वोल्टेज ग्राफ। तो करंट वोल्टेज ग्राफ उसने बेसिकली यहाँ पे प्लॉट करना है। तो इसके लिए हमें क्या ही चीज़ें की ज़रूरत होगी, ये कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 कॉम्पोनेंट्स आप लोगों ने ऐड करने हैं और जो 2 कॉम्पोनेंट्स है वो कौन से कॉम्पोनेंट्स हो गए, एक आपके पास होगा एमीटर होगा, एमीटर टू मेजर करंट। यहाँ पे जो आपके पास ये चीज़ आ रही है ये आपने मेजर करनी है एमीटर से, और जो आपके पास वोल्ट मीटर आ रहा है ये आपने किससे मेजर, वोल्टेज किससे मेजर करना है, वोल्ट मीटर से करना है। अब इनके बारे में ना 2 खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये शायद हमने लेक्चर में भी कवर नहीं की थी, तो इट्स गुड दैट दिस क्वेश्चन केम अप। तो यहाँ पे आपके पास जो एमीटर होता है ना, इट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन सीरीज, जो भी कंपोनेंट आपने मेजर करना हो, और जो आपके पास वोल्ट मीटर होता है इट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कंपोनेंट। तो जो आपके पास वोल्ट मीटर यहाँ पे आएगा ना, वोल्ट मीटर आप बना दो, यहाँ पर बना दो, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आप बैटरी के साथ ना पैरेलल यहाँ पे बना दो वोल्ट मीटर। और जो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, क्या कहते हैं, एम मीटर आ रहा होगा, एम मीटर आप बेशक ऐसा करो कि यहाँ पर बना दो, इट शुड बी फाइन। यहाँ पे एम मीटर आप ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ड्रॉ कर दो, इट शुड बी फाइन। तो दिस शुड बी योर डायग्राम। तो जो बस ये चीज़ आपने रिमेंबर करनी है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज इन पैरेलल, एम मीटर इज ऑलवेज इन सीरीज, एम मीटर इज इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज इन पैरेलल, दैट्स इट। तो ये क्लियर है सबको, कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि इस ग्राफ के अंदर ऑन फिगर नंबर 7.2 ड्रॉ द शेप ऑफ द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर द फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प का करंट वोल्टेज ग्राफ मैंने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो थोड़ा सा ग्राफ देखा हो ना, याद नहीं करना। अब द पर्पस इज़ नॉट कि अगर मैंने डायग्राम्स यहाँ पे बनाई है तो यू गॉट टू मेमोराइज दीज, नो यू नॉट। लेकिन थोड़ा सा अगर आपने इनको देखा हो तो यू कैड इजीली ड्रॉ देम। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, करंट वोल्टेज ग्राफ है, वोल्टेज करंट ग्राफ है, कौन सा ग्राफ बनाया हुआ है, करंट वोल्टेज ग्राफ उसे बनाया हुआ है। तो करंट वोल्टेज ग्राफ आपके पास किस तरह का आता है, ये होता है आपके पास करंट वोल्टेज ग्राफ। तो इस तरह का आपने बस एक शेप बना देनी है। यहाँ पे होता है कि फिलामेंट लैम्प के अंदर बाय द वे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, एक मिनट, ये थर्मिस्टर है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि एज सुन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रेज्यूम कर लो, और फिर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस अगर आपके पास, रेजिस्टेंस वैसे डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी ओवर आई, यही होता है आपके पास। तो इसमें होगा क्या कि आपके पास जो, अगर आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना है ना, तो वोल्टेज आपने इंक्रीज़ करनी है, और जो आपके पास करंट है वो आपने डिक्रीज़ करनी है। अगर जारी सी बात है आपके पास यहाँ पे करंट जो डिनोमिनेटर में वो डिक्रीज़ करेगा और जो वोल्टेज न्यूमिनेटर में वो इंक्रीज़ करेगा, तो टोटल इसकी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, और इसकी अगर टोटल वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो रेजिस्टेंस की भी टोटल वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह का ग्राफ बना देना है कि वोल्टेज इंक्रीज़ करती रहे, करंट ना इंक्रीज़ करे। तो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे इस ग्राफ में नोट करो कि आपके पास जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करी जा रही है, लेकिन जो करंट है वो टाइम के हिसाब से वो कांस्टेंट होती जा रही है, सेम होती जा रही है, वो ऑलमोस्ट स्टिल एक स्टिल पे आ गई है। तो इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा, अब वो हमें क्या कह रहा है कि अच्छा, अब वो हमें यहाँ पे कह रहा है स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट लैम्प एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस एंड एक्सप्लेन वन रीजन फॉर दिस हैपनिंग। अच्छा, वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट लैम्प एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस। वोल्टेज आप इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो अगर वोल्टेज इंक्रीज करे तो रेजिस्टेंस शुड डेफिनेटली ऑल्सो इंक्रीज। हाँ, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करनी चाहिए, तो ये इसकी बेसिकली रीजनिंग आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज वोल्टेज इंक्रीजेस, यहाँ पे मैंने अप का साइन लिखा, आप लोग प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करना। एज वोल्टेज इंक्रीजेस, करंट नहीं है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। फिर यहाँ पे लिख दो एज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर करंट। तो यहाँ पे आप एक फार्मूला भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, तो दे डेफिनेटली इंक्रीज। वेट लेट मी सी के मार्किंग सीम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, और उसने वैसे एक अलग यहाँ पे रीजनिंग लिखी है। उसने कह दिया कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, फिलामेंट लैम्प गेट्स हॉट। ठीक है, ये भी फेयर इनफ रीजनिंग है, ये भी आप लिख लो तो सही है। उसने उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है, मैंने यहाँ पे फार्मूला दिखा दिया। ये वाली भी जो रीजनिंग है ना, ये भी आप लोग लिख सकते हो, इट्स फाइन। इसको भी देख लेना यहाँ पे। उसने पहले बात की रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस की उसने एक्सप्लेनेशन ये दी है कि टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज करे। जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और बहुत ज़्यादा आपके पास वो हो जाता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो आपके पास कम हो जाता है। तो ये उसने रीजनिंग यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, एंड आई थिंक दिस वाज द इजीएस्ट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन एवर। कोई भी इसके अंदर मार्क्स लूज़ करने वाली यहाँ पे बात नहीं थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, आपकी रीजनिंग हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन उसका भी 1 मार्क आपसे लूज़ होगा, बाकी सारे मार्क्स ही लूज़ होने चाहिए। अगर आपने ऊपर नोट्स ये देखे थे, तो नोट्स में सारी चीज़ें लिखी थी। ये जो ग्राफ था, ग्राफ के भी दोनों वेरिएंट्स बने हुए थे, कि अगर आपके पास करंट वोल्टेज ग्राफ आ जाता है तो इस तरह बनाना है, अगर आपके पास वोल्टेज करंट ग्राफ आ जाता है तो शेप इन्वर्स हो जाएगी। तो अगर नोट्स आपने पूरे देखे हुए थे ना, और फॉर्मूलेज आपको याद थे, तो दिस वॉज अ वॉक इन द पार्क। तो ये आसान सा क्वेश्चन था बस। ठीक है, तो इस पे हम क्लास क्लोज करते हैं। किसी का कोई अगर क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो ज़रूर मुझसे पूछें। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसके अंदर विल बी टारगेटिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड देन रेडियो एक्टिविटी। दोनों छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तो दोनों आई होप हो जाएंगे। दोनों को कवर हम कर लेंगे उस लेक्चर के अंदर, और जो पास पेपर्स होंगे इनके, वो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है। तो 3 से 4 क्लासेस आप लोग की और लगेंगी, और ये हो जाएगा मनाल आपका सिलेबस कवर। तो इसमें मैं देख लूँगा, ठीक है। अब बस सी एस के स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टे कर लें, बाकी यू गाइस कैन गो इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन। और इसकी प्रैक्टिस करते रहना आप लोग।